Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. फ्रेंड्स, ये जो ऑडियो आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ एक स्पेशल मकसद के साथ, जो कि हम आजकल देख रहे हैं कि बुखार जो चल रहा है और दूसरी तरफ कोरोना या कोविड-19 डिज़ीज़ सभी तरफ फैली हुई है। तो किसी भी बुखार में ऐसा शक बन जाता है कि कहीं ये कोरोना तो नहीं है। और दूसरी बात कि क्या ये कोरोना ही है, ये बहुत बार तो टेस्ट से ही पता चलता है, जिसे आरटी-पीसीआर कहते हैं। परंतु कोविड सस्पेक्ट आजकल हर वो मरीज है जो कम्युनिटी में विचर रहा है और उसे अगर बुखार हो जाता है तो इस कोविड सस्पेक्ट को अब हमें जो निर्देश हैं कि अगर वो माइल्ड है, अगर उसकी जो बीमारी है वो माइल्ड स्टेज में है या स्टेज 1 में है, तो हमारी सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, आईसीएमआर, नीति आयोग, सभी के माध्यम से ये संदेश देती है कि ऐसे माइल्ड केसेस को हम घर में रख कर उनका इलाज कर सकते हैं। तो बड़ी बात ये हो जाती है कि हमें ये पता होना चाहिए कि ये केसेस जिनको हम घर में इलाज कर सकते हैं वो कौन से हैं, और अगर हमें ये पता रहे कि इनमें से कुछ मरीज़ कल को कैसे और क्यों सीरियस कंडीशन में कन्वर्ट हो जाएं या मॉडरेट कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाएं, तो हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि जैसे ही मॉडरेट डिज़ीज़ आती है तो बहुत बार घर पर रखकर उनका इलाज नहीं किया जा सकता। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस बात के साथ कि इस बीमारी को, जिसका नाम कोरोना वायरस है, अब पैंडेमिक है, पूरी दुनिया में है, 80% लोग के आसपास ये माइल्ड डिजीज़ में ही कैटेगराइज होते हैं और आसानी से ठीक भी हो जाते हैं। तो ये माइल्ड डिजीज़ जो है वो कई बारी क्लासिकल सिम्टम्स से ही पहचानी जाती है। जैसे कि किसी को अगर बुखार आया और उसका कोई कांटेक्ट हुआ किसी पॉजिटिव केस के साथ पहले, या नहीं भी हुआ और पता नहीं है कि हुआ होगा, कम्युनिटी से उसे ये तकलीफ़ हुई, तो बुखार के साथ साथ कई बारी कुछ विशेष सिम्टम्स होते हैं, जैसे सोर थ्रोट यानी कि गला का ख़राब होना, ड्राई कॉफ, सूखी खांसी, हेडेक और कभी-कभी डायरिया, और टेस्ट का और थोड़े दिनों बाद सूंघने की शक्ति में कमी आ जाना या सेंस उसका ख़त्म हो जाना भी इसके कुछ सिम्टम्स हैं। तो ये जो माइल्ड डिजीज़ है, इसके अंदर सबसे बड़ी बात ये होती है कि पेशेंट की जो ऑक्सीजनेशन लेवल है, यानी कि SpO2, जो कि एक पल्स ऑक्सीमीटर से पता लगती है, वो रूम एयर पर
अमूमन 94% से या 95% से ज़्यादा ही रहती है। यानी इस मरीज़ को सांस लेने में तंगी नहीं होती और बाकी सिम्टम्स होते हैं। ये वो स्टेज होती है जिसमें ये बीमारी अक्सर ओरोफेरेंजियल स्टेज में ही रहती है, यानी ये गले तक ही सीमित रहती है और इसका असर लंग्स पर अभी नहीं पड़ा होता। तो ऐसे मरीजों को अगर हम चेक करेंगे, जैसे कि अगर उनका एक्सरे देखेंगे, तो हो सकता है वो करीब करीब ठीक हो या थोड़ी बहुत फाइंडिंग्स उसमें मिले, जिन्हें हम माइनर फाइंडिंग्स कह सकते हैं। अगर हम इनका सीटी स्कैन चेक करें चेस्ट का, तो उसके अंदर भी कुछ निमोनिक पैचेस छोटे छोटे पेरिफेरली प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन 25% से कम लंग फील्ड्स इन्वॉल्व हुए होते हैं, जिसकी वजह से हम इसे माइल्ड निमोनिया कह सकते हैं। कुछ ब्लड टेस्ट हम कराते हैं इन पेशेंट्स में, तो वो भी माइल्डली डिस्टर्ब होते हैं, खास करके जो कि सीबीसी है, ब्लड काउंट, उसके अंदर हम देखते हैं कि टीएलसी बड़ी नहीं होती, लिम्फोसाइट्स कुछ कम हो सकते हैं और न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट्स का जो रेशियो है वो अभी कम होता है और जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है तो ये रेशियो बढ़ता जाता है। बहरहाल आपके डॉक्टर इन सब चीज़ों को देखकर आपको माइल्ड कैटेगरी में अगर क्वालिफाई करते हैं, तो सबसे पहले आपको जो बुखार है उसके साथ आपकी जो सीबीसी है, उसके साथ जो आपका एक्सरे है, सीटी स्कैन है और पल्स ऑक्सीमीटर है, इन सब चीज़ों को देखकर ध्यान से आपकी कैटेगराइजेशन कर दी जाती है। इस कैटेगरी में आपको घर में आइसोलेट होना है, क्वारंटाइन होना है, घर के दूसरे मेंबर से दूर रहना है, अलग कमरे में रहना है, मास्क लगा के रखना है, आइसोलेशन के बाकी नियम पालन करने हैं। आइडली टॉयलेट भी अलग होनी चाहिए और खाने के बर्तन भी अलग कर देना बेहतर होता है। अब बड़ी बात यह है कि हम कैसे पहचानें कि ये जो माइल्ड केसेस हैं वो मॉडरेट या मॉडरेटली सीवियर केसेस में कन्वर्ट हो रहे हैं और खतरे की घंटी बज रही है। कहीं इसमें हम देर ना कर लें और ऐसा ना हो कि हम समय गंवा लें। इसको समझने के लिए आपको इस बीमारी की एक टाइम क्लॉक को समझना पड़ेगा। इस टाइम क्लॉक में हम क्या देखते हैं कि जब हम किसी कोरोना पेशेंट के कांटेक्ट में आते हैं तो कम से कम इन्फेक्शन होने के बाद हमें अमूमन 1 हफ्ता ऑन ए मीन ऑफ 5 to 7 days हमें कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं। इसे हम प्री सिम्टोमेटिक या एसिम्टोमेटिक स्टेज कहते हैं। इस स्टेज में हम बीमारी दूसरों को फैला सकते हैं, लेकिन खुद को ना के बराबर तकलीफ होती है। और जिस दिन पहला सिम्टम आता है, बुखार आता है, तो उसको हम डे 1 ऑफ सिम्टम्स गिनते हैं। अब ये बुखार 99 हो सकता है, 100-102 के आसपास हो सकता है, थकावट के साथ हो सकता है, बुरी तरह लिथार्जी और मलेज और कमजोरी महसूस करा सकता है और बाकी के सिम्टम जो मैंने बताए वो साथ साथ में हो सकते हैं। कुछ भूख पर असर कर सकता है। अब अगर आपका ये बुखार चली जा रहा है और कम नहीं हो रहा दवाई लेने के बावजूद या अपने आप भी, तो और दिन जो हैं बुखार के वो बढ़ते जा रहे हैं, जैसे कि आप सेकंड वीक में एंटर होने की स्थिति में आ रहे हैं, यानी कि 7वां 8वां 9वां दिन हो रहा है और बुखार नहीं उतर रहा है, तो संभावना
है, प्रोबेबिलिटी है कि आपकी डिजीज़ माइल्ड से मॉडरेट में कन्वर्ट हो सकती है। अब ये जानना क्यों ज़रूरी है और समझना क्यों ज़रूरी है और ध्यान देना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि मॉडरेट डिजीज़ से सीवियर डिजीज़ में कन्वर्ट होने में कई बारी बिल्कुल समय नहीं लगता है और बहुत कम समय लगता है। इसलिए मॉडरेट डिजीज़ को पहचानना या मॉडरेट डिजीज़ में जाते हुए को पहचानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है हमारा, जब हम खास करके मरीज़ों को घर में इलाज के लिए अलाउ कर रहे हैं। तो अगर बुखार लगातार जा रहा है और कम नहीं हो रहा है, तो ये पहली निशानी है। आपके अगर पिछले टेस्ट जो आपने पहले कराए हैं, उन टेस्टों में अगर एकदम बर बदलाव आ रहा है, जैसे कि जो सीआरपी पहले कम थी वो एकदम बढ़ जाए, डी डाइमर जो कम था वो एकदम बढ़ जाए, फेरिटिन लेवल जो कम था वो एकदम बढ़ जाए, एलडीएच लेवल जो कम था वो बढ़ जाए, IL-6 लेवल एकदम ज़्यादा सामने नज़र आने लगे, NLR यानी कि न्यूट्रोफिल लिम्फोसिटिक रेशियो अगर 5 के आसपास पहुंच जाए, बुखार जारी रहे, एक्सरे कराने पर पता लगे कि पिछले एक्सरे से इस एक्सरे में नए इन्फिल्ट्रेट्स आ गए हैं, नई शेडोज़ आ गई हैं, तो भी, और सीटी स्कैन कराने पर अगर पता लगे कि 25% इन्वॉल्वमेंट की बजाय अब इन्वॉल्वमेंट 75% के आसपास हो रहा है या बढ़ रहा है, तो समझ लीजिए कि आप मॉडरेट केस में परिवर्तित हो रहे हैं। ये सब चीज़ें तो टेस्टों के रास्ते से, लेकिन मेरे हिसाब से अगर बुखार ना उतर रहा हो तो ये सबसे पहला इशारा होगा कि आपको मॉडरेट की तरफ जा रहे हैं और उसकी तरफ आपका ध्यान जाना चाहिए, दिनों को गिनते हुए, इस क्लॉक को समझते हुए। तो पहले 7 दिन की जो बीमारी है उसमें बुखार की कमी आना आपके लिए अच्छी बात है, ना कमी आना आपके लिए बुरी बात है। अब बुरी बात हो जाएगी अगर, तो हॉस्पिटल जाना ही है, क्योंकि SpO2 आपकी फॉल होने लगेगी। अब वो 94% से 90% के बीच में और सीवियर केसेस में 90% से कम हो जाएगी रूम एयर पर। यहाँ पर आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ गई, इसका मतलब आपको हॉस्पिटल ले जाना ज़रूरी है। वहाँ पर क्या होगा, कैसा इलाज किया जाएगा, क्या क्या किया जाएगा, इसको मैं यहीं छोड़ दूँगा। लेकिन मेरा मकसद है अपने उन सभी दोस्तों को, RMPs, फिजिशियंस, GPs और डॉक्टर्स जो कि कम्युनिटी में इलाज कर रहे हैं और जिनको कई बार पूरी तरीके से जानकारी नहीं है इस बीमारी की, और मरीज़ उनके पास काफ़ी आ रहे हैं, तो उन तक ये बात पहुंचाना कि इस चीज़ को सीरियसली कैसे लिया जा सकता है। अब बताते हैं इस क्लॉक में क्या होता है। ये जो पहले 7 दिन मैंने बताए, इसमें दरअसल वायरल रिप्लिकेशन चलता है, यानी वायरस रेप्लिकेट करता है, मल्टीप्लाई करता है। तो इस समय हमको उन दवाइयों की ज़रूरत होती है जो वायरस को रेप्लिकेट करने से रोके। अगर आप हाई रिस्क पेशेंट्स हैं, अगर आपके पेशेंट को डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट फेलियर, हार्ट डिजीज़, COPD, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड या पुराना कैंसर का इलाज या कुछ इस तरीके की चीज़ है, तो आप इसको हाई रिस्क पेशेंट मानकर माइल्ड केस में भी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को यूज़ करें, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से, ICMR की तरफ से पूर्णतः रिकमेंडेड है और कहा जा रहा है कि इसे आप जरूर यूज़ करें। 2 गोलियां पहले दिन 400 मिलीग्राम वाली और उसके बाद 1 गोली रोज़ 4 और दिन आपको देनी है। बुखार उतारने के लिए आपने पैरासीटामोल का यूज़ करना है। पानी इत्यादि आप पेशेंट को ज़्यादा देते रहें, कोकोनट वाटर, मौसमी का जूस, हाइड्रेशन मेंटेन रखें। खांसी के लिए एंटीटोसिव्स दे सकते हैं। SpO2 को लगातार मॉनिटर करते रहें, बुखार को देखते रहें। बुखार के दिन बढ़ते जाएं तो थोड़ा फिक्रमंद होते जाएं। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के साथ एक और दवाई इस फेज़ में रिकमेंडेड है, वो है एजिथ्रोमाइसिन।
या ऑगमेंटिन एंटीबायोटिक भी ले सकते हैं। एजिथ्रोमाइसिन बहुत अच्छी गिनी गई है और 500 मिलीग्राम रोज़ 5 दिनों के लिए आप यूज़ कर सकते हैं इस फेज़ में, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के साथ मिलकर वायरल रिप्लिकेशन को और वायरल के टारगेट ऑर्गन पर काम करने से रोकती है और फ़ायदा पहुंचाती है। इसमें एक बात और भी बहुत ज़रूरी है लेकिन कि ये दोनों दवाएं हार्ट के पेशेंट्स में, खासकर जिन पेशेंट्स में क्यूटीसी इंटरवल बढ़ने की संभावना हो, उसमें नहीं देना चाहिए। और इसलिए हार्ट पेशेंट्स के लिए आप अपने सीनियर से या किसी स्पेशलिस्ट से ज़रूर सलाह कर लें इन दोनों को इकट्ठे देने के लिए। वैसे इन दोनों को इकट्ठे यूज़ करने में, जिसमें कि ये इंडिकेटेड है, फ़ायदा होता है। इसके अलावा और आप क्या कर सकते हैं ये फेज़ में, एक आइवरमेक्टिन भी है जो 12 मिलीग्राम आप रोज़ दे सकते हैं 5 दिन के लिए, लेकिन ये अभी तक रिकमेंडेड नहीं है मिनिस्ट्री की तरफ से, क्योंकि एविडेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। ये भी वायरल रिप्लिकेशन को इफ़ेक्ट करती है। अभी रिसेंटली और भी वायरल एंटीवायरल ड्रग्स सुनने में आ रहा है, फ्लेवी एट्सेट्रा, लेकिन ये जो हैं ये ड्रग्स अभी रूटीन यूज़ के लिए आपको रिकमेंडेशन में नहीं दिए गए हैं। इसलिए लेकिन कोई केसेस, स्पेशली अगर डॉक्टर चाहे अपने इंडिविजुअल बेसिस पर, तो इनको यूज़ कर सकता है। अब ये जो सेकेंड वीक स्टार्ट हो रहा है जिसमें आपको मोविड मॉडरेट कैटेगरी में कन्वर्ट होने की संभावना पैदा हो रही है, इसे समझना है। ये दरअसल क्या है, यहाँ ऐसा क्या हो रहा है कि ये खतरनाक हो रहा है, और अगर ये हो जाए तो तुरंत थर्ड स्टेज में भी, यानी कि सीरियस स्टेज में, सीवियर स्टेज में भी कन्वर्ट हो जाता है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि पहली स्टेज में जो वायरल रिप्लिकेशन हो रही होती है वो ओरोफेरेंजियल जगह से, गले से हट के पल्मोनरी स्टेज में, यानी कि लंग स्टेज में चली जाती है, लेकिन कंट्रोल्ड स्थिति में रहती है। कुछ अनफॉर्चुनेट पेशेंट्स में, जिनमें ये स्टेज साइटोकाइन स्टॉर्म नाम की स्टेज में कन्वर्ट हो जाती है, उनमें मॉडरेट या मॉडरेटली सीवियर केसेस परिवर्तित हो जाते हैं। अब ये साइटोकाइन स्टॉर्म क्या है? देखिए, जब भी हमारे शरीर में कोई वायरल का इन्फेक्शन होता है, वायरस का इन्फेक्शन होता है, तो हमारी बॉडी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स पैदा करती है, जिसे हम प्रो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स कहते हैं। ये प्रो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स हमारे लिए, हमारे बचाव के लिए होता है। लेकिन कुछ अनफॉर्चुनेट लोगों में, जैसे कि एल्डरली, या जैसे मैंने बताया जिनमें बीमारियां होती हैं, हार्ट डिजीज़ होती है, उनमें कई बार ये रिस्पॉन्स डिसरेगुलेट हो जाता है, अनरेगुलेट हो जाता है, बेहिसाब हो जाता है, और साइटोकाइंस नाम के पदार्थ निकलने लगते हैं एल्वुलर स्पेस में। जहाँ पर ये बीमारी शुरुआत में लंग में पहुँचती है, तो ये वहाँ से बाहर निकलने लगती है, और हम देखते हैं कि सीटी स्कैन के अंदर निमोनिया बढ़ने लगा। हम देखते हैं कि वो निमोनिया ARDS में कन्वर्ट हो गया, बड़े निमोनिया में कन्वर्ट हो गया, SpO2 फॉल होने लगी, और पेशेंट सीवियर स्टेज में, मॉडरेट स्टेज में कन्वर्ट हो गया। ये क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पर जो प्रो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है वो बहुत स्टॉर्म की तरह बढ़ गई, और वहाँ पर मैक्रोसाइट्स, मोनोसाइट्स, सेल्स जो वहाँ पहुँचे, वहाँ पर कुछ टी सेल्स स्टॉर्म और कुछ साइटोकाइंस, कीमोकाइंस बाहर निकले, जिन्होंने एकदम निमोनिया को बढ़ा दिया और ARDS में कन्वर्ट कर दिया। यही साइटोकाइन स्टॉर्म मल्टी ऑर्गन फेलियर में भी कन्वर्ट कर देता है पेशेंट को, क्योंकि फिर किडनी और लिवर जैसी जगहों पर भी इसका असर दिखाई देने लगता है। तो अगर आपको जैसे लिवर फंक्शंस अगर डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो भी ये एक निशानी हो सकती है कि आप मॉडरेट डिजीज़ में कन्वर्ट हो रहे हो। तो इस तरीके से भी आप पता लगा सकते हैं। तो मल्टी ऑर्गन फेलियर और ARDS फिर आपको सीवियर स्टेज में ले जाएगा, और वहाँ पर फिर हमें हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की ज़रूरत और एंटी साइटोकाइन थेरेपी देकर इलाज करना पड़ेगा। सो बहरहाल वहाँ तक हमें नहीं जाना है, हमें एक बार फिर वहीं रुकना है जहाँ पर हम घर पर
माइल्ड केसेस का इलाज कर रहे हैं और उनकी मॉडरेट कन्वर्शन को ध्यान से मॉनिटर कर रहे हैं। तो जो ट्रीटमेंट है वो डिटेल में मैंने आपको बता दिया इस फेज़ में। इसके अलावा जिंक 50 मिलीग्राम बीडी और विटामिन सी 500 मिलीग्राम बीडी भी आप यूज़ कीजिए, ये भी फ़ायदेमंद पाई गई है। आयुष के रिकमेंडेशंस काढ़ा और अलग जो आयुर्वेदिक मेडिसिन्स हैं उनको भी आप यूज़ कीजिए। कुछ चेस्ट एक्सरसाइजेज कीजिए, स्टीम ले सकते हैं, गार्गल्स कर सकते हैं। मेरी इस स्टेज पर फाइनली जो ज़रूरी सलाहें हैं वो ये हैं कि आप जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है उसकी दी हुई रिकमेंडेशंस को देखते रहें, उनमें बदलाव आए तो उसके मुताबिक बदलाव करें। मेरी इस बताई हुई सलाह को एक टिपिकल केस के रूप में देखें। एटिपिकल केसेस हो सकते हैं, कुछ ऐसे केसेस जो मेरे इन बताए केस के अनुसार ना हों, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि चिकित्सा जगत में एक्सेप्शंस होते हैं। कई लोगों को अलग तरीके से भी ये बीमारी प्रेजेंट कर सकती है। तो ये मैं डिस्क्लेम करता हूँ कि सभी में ऐसा ही होता है, कुछ लोगों में अपनी इम्यूनिटी के हिसाब से अलग स्वरूप भी बीमारी का हो सकता है। मेरी आप सभी को यही सलाह है कि अपनी माइल्ड डिजीज़ को ध्यान से देखते रहें और मॉडरेट होते वक्त उस सही टाइम पर उसको पकड़ लें। मॉडरेट डिजीज़ डॉक्टर्स के लिए जो ट्रीट कर रहे हैं उसको पहचान लेना एक और वजह से भी ज़रूरी है कि मॉडरेट डिजीज़ में ज़्यादातर केसेस में अगर सही समय पर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज़ कर लिए जाएं तो काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। गवर्नमेंट ने अब उसकी रिकमेंडेशंस भी हमें दे दी हैं, 6 मिलीग्राम डेकाड्रॉन या अप टू 12 मिलीग्राम डेकाड्रॉन, जैसे 0.1 टू 0.2 मिलीग्राम पर केजी वेट के हिसाब से दी जा सकती है 5 दिन के लिए। ये आपके जो मॉडरेट कन्वर्शन है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है, उसको रोक सकती है। इस डेकाड्रॉन को आपको पहले वीक में नहीं देना है क्योंकि एक यूके में जो स्टडी हुई थी जिसके बाद ये रिकमेंडेशन आई है, उसमें पहली फेज़ में फर्स्ट स्टेज में जो फर्स्ट वीक था, वायरल रिप्लिकेशन स्टेज में इसको फ़ायदेमंद नहीं पाया गया और देखा गया है कि वायरस की जो तादाद है बढ़ भी सकती है स्टेरॉइड से। लेकिन जैसे ही प्रो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स ज़्यादा दिखाई दे, फीवर ना उतरे और हमें लगे कि मॉडरेट कन्वर्शन हो रहा है तो इसे हिचकिचाएं नहीं और इस दवाई को यूज़ कर सकते हैं। स्टेरॉइड्स के साथ आपको थोड़ा एंटासिड यूज़ करना चाहिए और कुछ खाने पीने के साथ ही इसको आपको लेना चाहिए। फिर भी किसी भी सिचुएशन में किसी भी सीनियर से, किसी भी कलीग से, किसी भी एक्सपर्ट से बात करने से हिचकिचाने नहीं चाहिए। और हमें चूँकि हमें घर में इलाज कर रहे हैं, जीपीज़ कर रहे हैं, तो जितनी ज़्यादा जानकारी हो सके लेनी चाहिए और रिकमेंडेशंस को और जहाँ से भी जानकारी मिले इससे प्राप्त करते रहिए। आखिर में मैं फिर एक बार आपसे ये डिस्क्लेमर शो करता हूँ कि ये जानकारी जो मैं दे रहा हूँ ये आज की स्थिति में है और इसमें आने वाले समय में बदलाव आ भी सकते हैं। और ये जो केसेस हैं ये टिपिकल केस के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। मैं ये कामना करता हूँ कि आप लोग जिस सेवा में लगे हैं उसमें आपको सफलता मिले। मेरे सारे दोस्त, मेरे भाई डॉक्टर्स जो इन मुश्किल परिस्थितियों में हैं और उनको मरीज़ों के साथ काम करना पड़ रहा है, अपनी जान जोखिम में डालकर भी मैं उनको उनके स्वास्थ्य की कामना करता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। और ऐसी भगवान से भी प्रार्थना करता हूँ कि इस पैंडेमिक पर किसी तरीके से भी जल्द से जल्द हम विजय प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।